नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। दीवानी न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 24,599 मुकदमों का सुलह समझौते तथा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारण किया गया। इससे पूर्व दीवानी न्यायालय की हॉल ऑफ जस्टिस में जिला जज दिनेश चंद तथा प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश लालता प्रसाद ने देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त माध्यम है। इस लोक अदालत में जिला जज दिनेश चंद ने कुल 36 मुकदमे तथा प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश लालता प्रसाद ने 67 मुकदमों का निस्तारण किया। वहीं मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में मोटर दुर्घटना से संबंधित कुल 30 मुकदमों का निस्तारण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने कुल 1412 मुकदमों का निस्तारण कर 78,800 रूपये जुर्माने के तौर पर वसूल किए। एसीजेएम कोर्ट नंबर 10 अशोक कुमार सिंह ने 1100 मुकदमों का निस्तारण किया। एसीजेएम कोर्ट नंबर 11 अनुपम दुबे ने 1437 वादों का निस्तारण करते हुए 2,09,000 रूपये जुर्माना लगाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन देवेंद्र प्रताप सिंह ने 785 मुकदमों का निस्तारण करके लगभग 97,000 रूपये का जुर्माना वसूला। वहीं विभिन्न बैंकों के एनपीए खातों से संबंधित प्री लिटिगेशन मुकदमे में 726 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 3,97,44,181 रुपए का समझौता किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है। इसमें बृहद तरीके के मामले हैं, छोटे मामले कंपाउंडिंग केसेस आते हैं, वैवाहिक मामलों से संबंधित वाद आते हैं, चालान आते हैं एनआई एक्ट के बाद, जिनका निस्तारण पक्षकारों के मध्य किया जाता है। लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन निरंतर किया जा रहा है, जिसमें ऐसा है कि दो पक्षों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो वो डायरेक्ट एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दे सकता है, कभी भी दे सकता है। इसके लिए विशेष लोक अदालत के दिनांक का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस प्रार्थना पत्र को जैसे ही देंगे, उन मामलों का भी निस्तारण हमारे विद्वान प्रधान न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा और उसका वो ही महत्व रहेगा जो न्यायालय में लंबित मुकदमों के निस्तारण के पश्चात होता है। तो कृपया मैं आप लोगों से अनुरोध आग्रह करूंगी कि अपने चैनल के माध्यम से यह लोगों तक पहुंचाएं कि यह भी एक सस्ता तरीका है अपने मध्य उत्पन्न विवादों को ख़त्म करने का, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि एक बार मुकदमा न्यायालय में चला जाता है तो उसे निस्तारित करने में बहुत लंबा समय लगता है, जबकि प्री लिटिगेशन बेसिकली मैट्रिमोनियल केसेस, पति पत्नी के बीच के विवाद के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है और उसे जल्दी से ख़त्म करके परिवार जो भारतीय महत्व है परिवारों को सुरक्षित करना, उसे हम बनाए रखें। तो आप लोग कृपया इसमें। आज 3 जो युगल दंपति थे वो एक होकर के गए हैं और इसी क्रम में अन्य जो यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स हैं वहाँ से भी अनगिनत जोड़े जिनके बीच में छोटी मोटे झगड़े लड़ाइयाँ होती रहीं, उनको हम लोगों ने सुलह समझौते के आधार पे उनका निस्तारण इस लोक अदालत में किया है। हाँ, ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। ज़्यादातर वैवाहिक विवाद होते हैं, आपस में छोटे मोटे जो घरेलू मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ करके फिर वो दहेज उत्पीड़न और विदाई का वाद हुआ, यहाँ तक कि कभी कभी तलाक के भी मुकदमे आ जाते हैं, बच्चों की संरक्षण के बारे में भी मुकदमे होते हैं। तो इस तरीके के कई प्रकार के वाद जो हैं फैमिली कोर्ट में निर्धारित जितने पारिवारिक मामले आते हैं, विवाह से संबंधित या बच्चों की कस्टडी, उनके केसेस देखे जाते हैं। आपस में ये दोनों पति पत्नी किसी छोटी मोटी बात पे लड़ लेते हैं, कोर्ट में आते हैं, उनको समझाने वाला, वैसे उनके परिवार में जब बात कम होते हैं तभी ये मामले जो है कोर्ट में आते हैं, कोर्ट द्वारा समझाया जाता है। मेनली ये होता है कि दोनों में से कोई हारता नहीं है, दोनों ही जीतते हैं और अपने अपने परिवार जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा उपलब्धि हम लोग के लिए, कोर्ट के लिए यही रहती है। किसी किसी में तो 5-5 साल के गैप हो जाते हैं, बहुत दिनों से अलग रह लेते हैं। कोई लोग तो अभी 2-2 महीने के से ही अंतराल से अभी अलग रह रहे थे, तब कोर्ट में आते हैं तो समझाने वाले भी इनको
थोड़ा तो समय देना ही पड़ता है इन लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे अधिवक्ता भी और ये लोग भी समझ जाते हैं कि जो लोग उनको कि समय सबसे ज़्यादा कीमती है, उनका परिवार उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और दोनों ही जीतते हैं, हारता कोई नहीं। आजमगढ़ के हरबंशपुर में सर्वोदय कॉलेज के मैदान में 2 दिवसीय 30वां जनपदीय रोवर्स रेंजर्स समागम का शुभारंभ आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रदीप कुमार शर्मा ने किया। उपकुलपति ने झंडारोहण कर व रंग बिरंगे गुब्बारे तथा सफेद कबूतर उड़ाकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। समागम में जनपद के 11 कॉलेज के रोवर्स रेंजर्स कैडेट्स अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत सभी कैडेट्स के अपने अपने कॉलेज के बैनर तले मार्च पास्ट से हुई, जिसमें महिला कैडेट्स भी पूरे जोश के साथ कदम ताल करती दिखाई दी। 2 दिवसीय समागम में ये कैडेट्स कई प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे, जिसमें लघु नाटक, 10 मिनट का वर्तमान सामयिक विषयों पर आधारित होगा। कैंप फायर, लोकगीत, लोक नृत्य, आंचलिक की प्रस्तुति होगी। पर्यावरण व हरियाली संरक्षण, विश्व बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्ष, आतंकवाद, निशस्त्रीकरण से संबंधित विषय पर निबंध प्रतियोगिता होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, स्वतंत्रता आंदोलन, संसदीय ज्ञान, सामान्य ज्ञान व क्विज प्रतियोगिता होगी। सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वास के विरुद्ध अभियान, वन्य जीव संरक्षण, जनसंख्या का दबाव, सर्व शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, कुष्ठ रोग, कुपोषण निवारण अभियान, स्वच्छता एवं पर्यावरण पर पोस्टर प्रतियोगिता होगी। मार्च पास्ट फायर फाइटिंग के दौरान फर्स्ट एड, पूरी टीम की वर्दी कैंपिंग को लेकर भी प्रतियोगिता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपकुलपति प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास होता है व संस्था में अनुशासन की भावना आती है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। पीजी कॉलेज के रोवर्स बैंड वादन करते हुए इनके पीछे सलामी मंच से कदम मिलाते हुए अपनी ऊर्जा और जोश का परिचय देते हुए इनके मंच से हमारे अतिथि को सलामी देते हुए आगे बढ़ रही हैं। इनके पीछे जस्टिस कदम से कदम। ये बहुत सुंदर प्रस्तुति है बच्चों की और इससे बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास सभी होता है और जो संस्था होती है उसमें अनुशासन का माहौल बनाने में भी इस ऐसे कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ बच्चों द्वारा की गई हैं। अभी कई सारी कॉलेजों की टीमें आई हुई हैं। मैं देख रहा था कि सभी टीम बड़ी व्यवस्थित, चुस्त दुरुस्त अपना मार्च कर रही थी। मैं इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इनके भविष्य की कामना करता हूं। विधानसभा चुनाव में जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कुल 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सभी प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए कुल हुई वोटिंग का 1/6 भाग वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इनमें 85 प्रत्याशी ऐसे रहे जो जमानत बचाने के लिए जरूरी वोट भी हासिल न कर सके और उनकी जमानत जब्त हो गई, जबकि 114 प्रत्याशियों में 64 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको नोटा से भी कम मत प्राप्त हुए। विधानसभा चुनाव 2022 में जनपद की 10 विधानसभा सीटों पर कुल 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के अलावा कुछ राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलियों ने भी ताल ठोकी। नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशियों ने आयोग द्वारा निर्धारित जमानत राशि को जमा किया था। इस जमानत राशि को बचाने के लिए मैदान में उतारे सभी प्रत्याशियों को कुल पड़े वोटों का 1/6 वोटों को पाना अनिवार्य था। लेकिन बृहस्पतिवार को हुई मतगणना में 114 प्रत्याशियों में 85 प्रत्याशी ऐसे थे जो जरूरी मत हासिल न कर सके और उनकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 29 प्रत्याशी ऐसे रहे जो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। वहीं अगर नोटा की स्थिति देखें तो 114 प्रत्याशियों में 64 प्रत्याशी ऐसे रहे जिन्हें नोटा से भी कम मत प्राप्त हुए। सिर्फ 50 प्रत्याशियों को ही नोटा से अधिक मत प्राप्त हुए। विधानसभा आजमगढ़ में सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहां पर बसपा से सुशील कुमार चुनाव मैदान में थे, लेकिन वो भी मतगणना में जमानत बचाने के लिए जरूरी मत को हासिल न कर सके। सुशील कुमार को जमानत बचाने के लिए कुल
39,388 मतों की जरूरत थी, लेकिन वो 39,291 मत ही हासिल कर सके। वहीं मुबारकपुर में कई राउंड तक सपा को कड़ी टक्कर देने वाले AIMIM के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी अपनी जमानत को बचाने में नाकाम रहे। अपनी जमानत को बचाने के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 37,356 मतों की जरूरत थी, लेकिन वो 36,460 मत ही प्राप्त कर सके। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। आजमगढ़ सदर से सपा के दुर्गा प्रसाद यादव ने जीत हासिल की। सगड़ी विधानसभा सीट से सपा के डॉक्टर HN सिंह पटेल जीते। गोपालपुर विधानसभा सीट से सपा के नफीस अहमद ने भी सपा का झंडा बुलंद किया। अतरौलिया सीट से सपा के संग्राम ने जीत हासिल की। निजामाबाद सीट से सपा के आलमबदी जीते। मुबारकपुर विधानसभा सीट से सपा के अखिलेश ने भी जीत हासिल की। वहीं मेहनगर सीट से सपा की पूजा सरोज ने जीत हासिल की, जबकि लालगंज सीट पर भी सपा के बचई ने सपा के झंडे को बुलंद रखा। दीदारगंज सीट पर सपा के कमलाकांत ने जीत हासिल की। फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर सपा के रमाकांत यादव ने शानदार जीत दर्ज की। लिहाजा जनपद में ये माहौल रहा कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनपद में जश्न तक मना नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बुरी तरह हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी में अपनी शानदार जीत का जश्न नहीं मना सके। अब ऐसी स्थिति में जनपद की नैया कौन पार लगाएगा, ये यक्ष प्रश्न सभी के सामने खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनने और समाजवादी पार्टी के जनपद से जीतने के चलते रस्साकसी का माहौल बन गया है। लोगों को लगने लगा है कि अब प्रदेश सरकार जनपद के विकास को अनदेखा कर देगी। तो वहीं कुछ का कहना है कि अब भाजपा यहाँ पार्टी की छवि मजबूत हो सके, भविष्य में होने वाले चुनाव बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, इसके लिए जी जान लगाकर प्रयास करेगी। और ऐसे मुद्दे पर हमने जनपद के कुछ बुद्धिजीवियों से बातचीत की। वर्तमान दृश्य को लेकर आगामी भविष्य के बाबत उनकी सोच क्या है, आप भी सुनिए। 45-50 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। अति प्रसिद्ध तबका जो अधिवक्ता का है, बुद्धिजीवियों का, वो मेरा जो अनुभव है उसके अनुरूप मैं ये देख रहा हूँ कि अब सिद्धांत विहीन राजनीति चल रही है। किसी नेता के प्रति किसी कार्यकर्ता का कोई लगाव और संलिप्तता नहीं है, न तो उसके प्रति उसकी वफादारी है, न किसी राजनीतिक दल के प्रति उसके सिद्धांतों को वफादारी है। यह सोचना सर्वथा गलत होगा कि किसी एक राजनीतिक दल को ही हमारे जनपद के नागरिकों ने नकार दिया है और किसी एक राजनीतिक दल को सैद्धांतिक तौर पर निर्वाचित कर दिया है। तो उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखौटे नुमाइंदे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, वह उन 4-5 जनपदों अम्बेडकर नगर, शामली, कौशाम्बी, आजमगढ़ के प्रबुद्ध मतदाताओं को नजरअंदाज करेंगे। देखना यह होगा कि जहां विपक्ष की राजनीति करने वाले लोगों
को नुमाइंदा बनाया है यहाँ के मतदाताओं ने, वहाँ इन राजनेताओं को, जो हमारे मुखौटे और प्रतिनिधि और मुखिया हैं प्रदेश और देश के, वहाँ अत्यधिक विकास की धारा बहनी चाहिए। कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा जिसके कारण यहाँ के मतदाताओं ने उन्हें नज़रअंदाज करके कतिपय अंतर से एक विशिष्ट एक राजनीतिक दल के राजनेताओं को या विधायकों को निर्वाचित किया है। कोई न कोई कारण होगा। उस कारण को समझते हुए हमारे मुखिया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देखते हुए विकास की गंगा सुरसरी उन चारों पांचों जनपदों से बहनी चाहिए, और वो बहेगी तो उसमें यहाँ के मतदाताओं का मस्तिष्क, दिल और दिमाग बदलेगा। स्वाभाविक तौर पर देखने की आवश्यकता यह है कि अगर 10-15 हज़ार के अंतर से किसी राजनेता, किसी विधायक को निर्वाचित कर दिया गया है, तो वह 35 से 40% जनता जिन्होंने सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों को अपना मतदान किया है, क्या वह नागरिक नहीं हैं? ऐसी स्थिति में यह दृष्टिकोण कतई नहीं होना चाहिए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विपक्ष में यहाँ के मतदाताओं ने वोट दिया है, मत किया है। ऐसी स्थिति में यहाँ का विकास न हो, ऐसा सोच। किसी जिले का विकास जो है सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों के हिसाब से होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर सभी पार्टियों पर सपा के प्रत्याशी जीत गए, लेकिन जो सेकंड विनर है, उप विजेता, वो तो भाजपा ही रही है। तो जितने जनता, जितने नागरिक भाजपा को वोट दिए हैं, वो भी तो इसी जनपद के हैं। कोई भी सरकार जो आती है वो सोचती है कि भाई कुछ ऐसा काम करें जिससे आने वाले समय में हमको यहाँ से बहुमत मिल जाए। आखिर क्या कारण है, क्या हमारी कमी रह गई कि जिससे सारी सीटें जो है सपा को चली गई। एक सीट जो हमारे पार्टी को पहले मिली हुई थी वो भी निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई सरकार बन जाती है तो पूरे प्रदेश की सरकार होती है। अगर देश की कोई सरकार हो गई तो पूरे देश की सरकार हो जाती है। तो सरकारों को यह नहीं सोचना चाहिए, या सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल की सरकारें हैं, कि किस प्रांत में या किस ज़िले में कौन सी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। उसके लिए तो पूरा प्रदेश उसका अपना हो जाता है, उसकी सरकार हो जाती है, सरकार के अधीन हो जाता है वो। तो उसे तो पूरे प्रदेश का विकास करना चाहिए। फिर एक चीज़ ये जान लीजिए कि यहाँ पर फिर आगे आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो वो भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसको फिर सत्ता में आना है, लोकसभा की सीट साथ जीतनी है, तो जाहिर सी बात है कि आजमगढ़ की सीटें भी उसको जीतनी पड़ेंगी। वो भी विपक्ष के ही उसमें रही है। तो कायदन तो पहले जैसा होता था कि सरकारें नहीं सोचती थी कि किस क्षेत्र में हमारी पार्टी का नेता जीता है या हारा है, वो सबका विकास करती थी। इधर फिलहाल 20-30 वर्षों के अंदर ये गिरावट आई है राजनीति में। ये लोग देखने लगे हैं, थोड़ा बहुत उसका असर पड़ा है कि फलां जो सीट है या फलां जो ज़िला है उसमें तो हमको सीट नहीं मिलती है, तो उसके बारे में थोड़ा उपेक्षा करते हैं लोग। लेकिन करना नहीं चाहिए। जो इस समय परिस्थिति है वो ऐसी नहीं है, क्योंकि 2024 आने वाला है। तो भाजपा के भले सरकार बनी हो, दोबारा सत्ता में आई है, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 2024 में फिर चुनाव लड़ना है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी पिछले जो कार्यकाल बीता है 2017 वाला, उसमें भाजपा को आजमगढ़ से एक ही सीट मिली थी। जो बाकी 9 सीटें थी विपक्षी दलों को मिली थी, सपा को और बसपा को। लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने विश्वविद्यालय की मांग किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई उसके लिए। तो जो सरकार सत्तारूढ़ थी उसे विश्वविद्यालय के आजमगढ़ में स्थापना करनी पड़ी। अमित शाह जी उसका आकर के लोकार्पण किए थे, उसका उद्घाटन किए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो सरकार सत्ता में होती है वो अपने प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास चाहती है करना, और करना भी उसे चाहिए।
क्योंकि अगर नहीं करेगी तो उसकी पार्टी का जो जनाधार है वो खिसक जाएगा। और आगे के लिए जो उम्मीद है कि जिस जिले में पार्टी कमज़ोर है, जैसे आजमगढ़ में, वहाँ कैसे मजबूत होगी, क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए पिछली सरकार ने कहा, मुलायम सिंह की सरकार हुई अखिलेश जी की, कि हमने यहाँ पर चीनी मिल दिया, महिला अस्पताल दिया और कमिश्नरी दिया, सब कुछ गिनाते हैं लोग। उसी तरह से जो वर्तमान सरकार है उसको भी गिनाने के लिए कुछ चाहिए ना आजमगढ़ में। तो अब एक वो कहने के लिए उनको हो गया कि हमने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब उसका कितना विकास होता है वो भी उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, करना चाहिए। और आजमगढ़ में जो और तमाम जो पिछड़ापन है, सड़कों का विकास है, अस्पतालों का जो रख रखाव बढ़िया होना चाहिए, तो ये वर्तमान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे उसे चुनाव लड़ना है। विकास होगा, विकास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सरकार उसका खामियाजा भुगतेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है। जो सर को अवसर मिला है, मान लीजिए आजमगढ़ से नहीं मिला, फिर भी प्रदेश से मिला है, तो अगर अवसर मिला है तो उसे कुछ करके ऐसा दिखाना चाहिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपनी जो सरकार है उसको कायम रख सके, या विपक्षी दलों को के उस सवालों का जवाब दे सके कि हमने भी आजमगढ़ में ये किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकारों को इस तरह के ध्यान नहीं देना चाहिए कि कितनी सीट हमारी मिली है, कितनी नहीं मिली है। प्रदेश बहुत बड़ा है, बड़े प्रदेश में होता है, किसी ज़िले में सीट कम मिलती है, किसी में ज़्यादा मिलती है, किसी में नहीं भी मिलती है। तो ऐसा भी हुआ है कि सरकारें बनी हैं, ज़िलों में उनकी पार्टी को, सरकारों को एमएलए नहीं हो पाए हैं, लेकिन ज़िलों का विकास तो नहीं रुकना चाहिए हमारी समझ से। देखिए, आजमगढ़ का में 10 में 10 यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है, मऊ में भी समाजवादी पार्टी जीती है, गाजीपुर में टोटल 4 की 4 समाजवादी पार्टी जीती है, बलिया में जीती है। बलिया, मऊ और गाजीपुर को मिला करके कुल 28 सीट होती है, जिसमें से 24 समाजवादी पार्टी जीती है और 3 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 बहुजन समाज पार्टी ने जीता है। अब सवाल विकास का है। देखिए, विकास 5 साल इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जब कोई विकास नहीं हुआ तो आजमगढ़ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। अब यहाँ से 10 में 10 हो गए या 10 में 10 भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हो जाते तो क्या आजमगढ़ में विकास हो जाता है? विकास इन्होंने किया ही नहीं, और ये न तो विकास के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव लड़ते हैं हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये रोजगार के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते, ये विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, जो इस भारत का सबसे बड़ा ये सूबा है, प्रदेश है, और इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा था, लेकिन विकास को कभी इन्होंने मुद्दा नहीं बनने दिया। और इन्होंने गोबर को मुद्दा बना दिया, इन्होंने मुद्दा बना दिया इंटर पास और 12वीं पास को मुद्दा बना दिया, लेकिन रोजगार मुद्दा नहीं बना पाए और नहीं बन सका है। देखिए, विश्वविद्यालय उन्होंने दिया, लेकिन विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर देने से, वहाँ पर एक पत्थर लगा देने से विश्वविद्यालय अभी आ नहीं गया आपके यहाँ। अब उस विश्वविद्यालय 5 साल में आएगा कि 10 साल में आएगा या इस बार आ जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वह देखिए, सवाल विकास क्या है, उत्तर पूर्वांचल में विकास क्या है? पूर्वांचल आज नहीं, शुरू से ये औद्योगिकरण में शून्य रहा है। जहाँ औद्योगिकरण नहीं है, जहाँ पर कोई रोजगार के सृजन के कोई प्लान नहीं है, पूर्वांचल के लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लुधियाना जा कर के अपनी श्रम करके अपनी जीविका चलाते हैं। पूर्वांचल पूरी तरीके से, पूरा पूर्वांचल, आजमगढ़ भी उसी में आता है, पूरा पूर्वांचल औद्योगिक रूप से शून्य है। यही कारण है कि पूर्वांचल का विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक पूर्वांचल विकास समिति का गठन करके और पूर्वांचल को औद्योगिक रूप से इसे समृद्ध नहीं किया जाएगा, उद्योग नहीं यहाँ स्थापित किए जाएंगे, तब तक पूर्वांचल का विकास संभव नहीं है। सड़कें बन जाने से, विश्वविद्यालय बन जाने से,
शिलान्यास कर देने से ये आजमगढ़ का विकास नहीं है। और आजमगढ़ चूँकि एक क्रांतिकारी सरजमीन रही है, यहाँ हमेशा ये सत्ता के विरुद्ध रहा है आजमगढ़। आज भी वो क्रांतिकारी सरजमीन से बगावत की बू आती है और ये सत्ता के खिलाफ रहे हैं और ये सत्ता के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। ये लड़ेंगे, ये रहेंगे। और जब तक औद्योगिकरण ये होगा तो विकास होगा, जो कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ प्लान भारतीय जनता पार्टी के नहीं है कि पूर्वांचल तो छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उद्योग नहीं लगाना है। जो सरकार उद्योगों को बेच रही है, कल कारखानों को बेच रही है, जो सरकार फैक्ट्रियाँ बेच रही है। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए तो अंग्रेज़ों ने भारतीय रेल चलाया था, अब अडानी रेल चलेगा, एयरपोर्ट अडानी के नाम से रहेगा। भेल इन्होंने बेच दिया, सब ये बेच रहे हैं। ये बना कहाँ रहे विकास होगा कैसे, ये सवाल है। इसलिए ये इस बात का कोई मलाल नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 10 में 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हो गए तो आजमगढ़ का विकास रुक जाएगा। अरे आजमगढ़ का विकास ये पूरे उत्तर प्रदेश के, कहीं आजमगढ़ छोड़ दिए वो गोरखपुर का विकास कर दे जहाँ से जीत के आए हैं। उन्होंने कितना 5 साल में उद्योग वहाँ लगा दिया। तो ये गलतफहमी हम लोगों के अंदर, आजमगढ़ वालों के अंदर ये गलतफहमी नहीं है। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना गुरुवार को समाप्त होने के साथ ही विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। शुक्रवार को लोग वोटों की समीक्षा करते हुए हार जीत का आंकड़ा जोड़ घटा रहे थे। आंकड़ों पर गौर करें तो 13,223 लोगों ने 114 में से किसी प्रत्याशी पर अपनी पसंद जाहिर नहीं की और नोटा का बटन दबा दिया। जिले में विधानसभा वार पड़े कुल मतों पर गौर करें तो अतरौलिया में कुल 2,29,443 वोट पड़े थे, जिसमें से 1,395 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इसी तरह से मुबारकपुर में कुल 2,24,138 वोट पड़े, जिसमें 1,349 नोटा पर वोट पड़े। सदर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,33,456 वोट पड़े, जिसमें से 1,470 नोटा पर वोट डाले गए। मेहनगर क्षेत्र में कुल 2,18,182 वोट पड़े, जिसमें 1,641 वोट नोटा पर पड़ा। इसी प्रकार से दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,65,000 वोट पड़े, जिसमें 863 वोट नोटा पर पड़ा। निजामाबाद में कुल 1,83,445 वोट पड़े, जिसमें से 1,085 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। लालगंज में कुल 2,17,406 वोट पड़े, जिसमें से सर्वाधिक 1,743 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। फूलपुर पवई विधानसभा में कुल 1,93,244 वोट पड़े, जिसमें से 1,058 ने नोटा का बटन दबाया। सगड़ी क्षेत्र में कुल 1,94,340 वोट पड़े, जिसमें से 1,148 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। इसी तरह से गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,06,518 वोट पड़े, जिसमें से 1,471 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। प्रत्याशियों को नापसंद करने वालों के जिले में कुल 13,223 वोट डाले गए। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद भी पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार की शाम मुबारकपुर कस्बे के बड़ी अर्जेंटी स्थित कार्यालय के पास करीब 4 लाख की लागत से गरीबों
कमजोर, असहाय में ट्राईसाइकिल व ठेला वितरण कर लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर ट्राईसाइकिल व ठेला पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को खूब दुआएं दी। शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कहा कि चुनाव जरूर हारा हूं, हिम्मत हौसला नहीं हारा हूं, पर जनता की सेवा पहले की तरह ही करता रहूंगा। मेरे क्षेत्र के कमजोर गरीब जनता की मदद निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं चुनाव जरूर हार गया, क्षेत्र की जनता ने मुझे 10 साल मौका दिया, मैंने बिना भेदभाव लोगों की सेवा की। आज विधायक नहीं हूं, फिर भी उसी तरह से जनता की सेवा करता रहूंगा। मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली चुनाव हारने के ठीक 2 दिन बाद 4 लाख की लागत से ट्राईसाइकिल व ठेला वितरण कराकर पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है कि चुनाव हारने के बाद भी जनता के प्रति शाह आलम गुड्डू जमाली का दिल बहुत बड़ा है, जो आज उन्होंने सराहनीय कार्य कर लोगों की जीविका चलाने के लिए ठेला वितरण किया। शाह आलम और गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमजोर जनता की सेवा करना, न कि राजनीति से पैसा कमाना। उन्होंने कहा कि मुझे जो भी पेंशन मिलेगी वो क्षेत्र की जनता को मैं वितरण करूंगा और अपने निजी संसाधन से भी गरीब जनता की पहले की भांति मेरे द्वारा मदद होती रहेगी। अंत में गुड्डू जमाली ने मुबारकपुर की जनता का आभार व्यक्त किया कि उन्हीं को मात्र 15 दिन के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 37,000 वोट देके उनके प्रति अपना विश्वास जताया। गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुबारकपुर के लोगों के इस एहसान को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजनीतिज्ञ बाद में हूँ, पहले एक समाज सेवी हूँ। मुबारकपुर ही नहीं पूरा आजमगढ़ जिला मेरा है और मैं अपने जनपद वासियों के लिए वक्त आने पर अपना खून भी दे सकता हूँ। अंत में उन्होंने अपने चाहने वाले समर्थकों से ये अपील की कि हताश व निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि अभी से पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लोकसभा की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि हम इस बार लोकसभा का चुनाव पूरी तैयारी व मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी।